एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम सुजीत कुमार है। आज मैं आपके लिए लाया हूँ दक्षिण भारत में कौन कौन से राजा राज कर रहे थे। ठीक है, दक्षिण भारत से रिलेटेड जितने आपके हिस्ट्री के क्वेश्चन बन सकते हैं वो डील करने की कोशिश करूँगा आज मैं। ठीक है, तो अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है कि निम्नलिखित में से किनका पेरिप्लस ऑफ द एरिशियन सी में दक्षिण पाथ, ठीक है, दक्षिणापात के दो महत्वपूर्ण अंतर्राज्यीय बाजारों के रूप में उल्लेखित हुआ है। फिर से समझिए क्वेश्चन क्या कहते हैं कि निम्नलिखित में से किनका जो है पेरिप्लस ऑफ द एरिशियन सी या दक्षिणापात में दो महत्वपूर्ण अंतर्राज्यीय बाजारों का उल्लेख हुआ है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? पहला प्रतिष्ठान और तगर होगा। ठीक है, ये दो आंसर है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 की तरफ चलते हैं। वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंहल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह करवाया था? तो दोस्तों सेकंड का राइट आंसर बताइए क्या होगा। कौन था? कुलोतुंग। कौन था? कुलोतुंग एक वो चोल राजा था जिसने क्या किया था, श्रीलंका को पूरा स्वतंत्रता मतलब पूर्ण स्वतंत्रता दे दी थी उसने, और सिंहल राजकुमार के साथ अपनी बेटी का क्या करवाया था, विवाह करवाया था। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 क्या बोलता है? चोल राजवंश के निम्नलिखित शासकों में से किसने सर्वप्रथम दक्षिण पूर्व एशिया के विरुद्ध नौसैनिक अभियान चलाया था? फिर से सुन लीजिए। चोल राजवंश के निम्नलिखित शासकों में से किसने सर्वप्रथम दक्षिण पूर्व एशिया के विरुद्ध नौसैनिक अभियान चलाया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए आप लोग। थर्ड का राइट आंसर जल्दी बताइए क्या होगा। बिल्कुल क्या होगा? राजेंद्र फर्स्ट। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 क्या कहते हैं? चोल राजाओं में किस एक ने सिलोन पर विजय प्राप्त किया था? तो दोस्तों बताइए सिलोन पर विजय प्राप्त करने वाला कौन था? तो चौथे का राइट आंसर क्या होगा? इसमें भी राजेंद्र होगा। कौन होगा? राजेंद्र। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 क्या बोलता है कि व्यापारी चीन में किसका कार्यकाल में भेजे गए थे? जो व्यापारी जो थे वो चीन में किसके कार्यकाल में भेजा गया था? दोस्तों पांचवें का राइट आंसर क्या होगा? कुलोतुंग एक के द्वारा। ठीक है, इसी के कार्यकाल में भेजा गया था। वहीं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 6 क्या कहते हैं कि निम्नलिखित में से किस चोल शासक को चोल गंगम नामक वृहद कृत्रिम झील बनवाने का श्रेय दिया जाता है? तो दोस्तों छठे का राइट आंसर क्या होगा? राजेंद्र को ही दिया जाता है। किसको दिया जाता है? राजेंद्र को। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि निम्नलिखित चोल शासकों में से जिसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान कर दिया वह कौन था? तो दोस्तों सातवें का राइट आंसर क्या होगा बताइए। इसका भी वही होगा। क्या होगा? राजेंद्र प्रथम। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 8 क्या बोलता है कि गंगैकोंड चोलपुरम की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों आठवें का राइट आंसर क्या होगा कि गंगैकोंड चोलपुरम की स्थापना किसने की थी? तो बिल्कुल सही आंसर आपका क्या होगा? इसका भी राजेंद्र फर्स्ट होगा। दोस्तों प्रश्न संख्या 9 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किसको दक्षिण भारत के विशेषकर चोल युग के स्थापत्यों की विश्व में श्रेष्ठतम प्रतिमा रचना माना जाता है? तो दोस्तों 9th का राइट आंसर क्या होगा बताइए। नटराज। क्या माना जाता है? किसको? नटराज को। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 10 क्या बोलता है कि नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति एक उत्कृष्ट उदाहरण है? तो दोस्तों 10वें का राइट आंसर क्या होगा कि नटराज जो है, नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति एक उत्कृष्ट उदाहरण है। तो किसका उदाहरण है ये? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? चोल काल का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। अच्छा 11 में कथन कारण ये सब आएगा, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन क्या बोलता है कि भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला क्या बोलता है? एरीपति जिसमें भूमि जिसने मिलने वाला राजस्व अलग से ग्राम जलाशय के रखरखाव के लिए निर्धारित कर दिया जाता था, उसे एरीपति कहते थे या नहीं, वो पहला है। दूसरा क्या है कि तनियूर जो है एक अकेले ब्राह्मण अथवा एक ब्राह्मण समूह को दान दिए गए ग्राम है। तीसरा क्या है? घटिका का प्राय मंदिरों के साथ संबंध विद्यालय हैं। दोस्तों ये तीन है, तीनों के डेफिनेशन दिए हुए हैं, तो बताना आपका किसका डेफिनेशन किसके लिए सही है। ठीक है, तो 11th का राइट आंसर बताइए क्या होगा। नीचे ऑप्शन दिया गया है ABCD करके ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें बताइए। पहला ऑप्शन है 1 और 2 दोनों, या तो केवल 3, या 2 और 3,
या जो लास्ट ऑप्शन क्या है, 1 और 3। तो दोस्तों बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। 11वें का राइट आंसर जल्दी बताइए क्या होगा। देखिए, एरीपति भूमि जिससे मिलने वाला राजस्व अलग से ग्राम जलाशय के रख रखाव के लिए निर्धारित कर दिया जाता था, ये बिल्कुल सही है। दूसरा जो है तनियूर वाला, ये गलत है, ठीक है। फिर घटिका प्राय मंदिरों के साथ संबंध विद्यालय, ये भी सही है आपका, ठीक है। तो 1 और 3 सही है। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो ऑप्शन डी है ये सही है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 12 की तरफ चलते हैं। चोलों के अंतर्गत तटोली कर अदा करते थे, तो चोलों के अंतर्गत तटोली कर जो अदा करते थे वो किसके लिए अदा करते थे। तो दोस्तों 12वें का आंसर क्या होगा बताइए। सुनार के लिए, जो सोना वोना बनाते हैं ना, तो सुनार के लिए अदा करते थे, ठीक है। तो 12वें का आंसर सी होगा। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है, चोल राज्य में नाट विनियोगम शब्द का क्या अभिप्राय है। तो दोस्तों 13वें का राइट आंसर क्या होगा बताइए। नाडू के खर्च के लिए एक कर, किसके लिए, नाडू के खर्च के लिए। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 14 क्या कहता है, चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से ब्यौरे जिन शिलालेखों में है वो कहाँ हैं। तो बताइए कहाँ पे हैं जो चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत सारे ब्यौरे लिखे गए हैं, उसमें कौन वो शिलालेख कहाँ पाए जाते हैं। तो दोस्तों कहाँ पाए जाएंगे, तो बिल्कुल बताइए आप लोग कहाँ होगा ये। तो 14वें का जो राइट आंसर होगा क्या होगा, उत्तर मेलर में होगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 15 की तरफ चलते हैं। कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश था, तब प्रसिद्ध राजवंश कौन था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। 15वें का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, चोल ही होगा, ठीक है। चोल ही ऐसा था जो कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश था। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 16 क्या बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन चोल प्रशासन की विशेषता थी। तो बताइए चारों में से कौन सी चोल प्रशासन की विशेषता थी। तो दोस्तों 16वें का राइट आंसर जल्दी बताइए क्या होगा। अभी ऊपर देखा ही था, ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता ही क्या है, चोल की प्रशासन व्यवस्था थी। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 17 क्या बोलता है, किस दक्षिण भारत राज्य में उत्तम ग्राम प्रशासन था। तो दोस्तों किसके टाइम पे था। तो 17वें का राइट आंसर क्या होगा, बिल्कुल चोल के ही टाइम पे था। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि निम्नलिखित राजवंशों में से किसके शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते हैं। तो दोस्तों 18वें का राइट आंसर क्या होगा बताइए। चोल के ही टाइम पे क्या किया था, शासक जो थे अपने शासन काल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे। दोस्तों प्रश्न संख्या 19 की तरफ चलते हैं। चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला था। तो दोस्तों 19 का राइट आंसर क्या होगा, कौन से क्षेत्र में फैला हुआ था। तो याद रखना कोरोमंडल तट से लेकर दक्कन के कुछ भाग तक फैला हुआ था। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 20 क्या बोलता है, चोल शासकों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा वारियम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता है। तो दोस्तों 20 का राइट आंसर होता है, बताइए क्या होगा, टोट वारियम। क्या होगा, टोट वारियम। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 21 क्या बोलता है कि वह दक्षिण भारतीय राज्य जो अपनी नौसैनिक शक्ति हेतु प्रसिद्ध था। तो दोस्तों 21 का राइट आंसर क्या होगा, वह दक्षिण भारतीय राज्य जो अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। तो बिल्कुल बताइए 21 का राइट आंसर क्या होगा, चोल ही होगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 22 क्या बोलता है कि निम्न में से दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। तो दोस्तों 22 का राइट आंसर क्या होगा, चोली जो था, जो कि क्या कहता था, दक्षिण भारत में अपने राजवंश में नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। कौन था, चोल। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्राचीन भारत का वह राज्य जो नौसेना के लिए प्रसिद्ध था। बताइए तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका भी चोल ही होगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 24 क्या बोलता है, कहते हैं चोलों ने पांड्य तथा चैर शासकों को पराजित कर महाद्वीप भारत पर प्रारंभिक मध्यकालीन समय में अपना प्रभुत्व स्थापित किया था। पहला तो ये है। दूसरा, चोलों ने दक्षिण पूर्व एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य को विरुद्ध सैन्य अभियान करके कुछ क्षेत्रों को विजित किया था। तो दोस्तों बताइए दोनों में से कौन सा सही है या कौन सा गलत है। यहाँ पे बताना है आपका पहला ऑप्शन केवल एक, या तो केवल दो, या दोनों, या दोनों में से एक भी नहीं। तो बताइए कौन सा होगा। तो 24 का राइट आंसर क्या होगा बताइए आप लोग। बिल्कुल सही है, क्या होगा, दोनों होगा, एक और दो दोनों होगा। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।
कोप्पम की लड़ाई निम्नलिखित में के किसके बीच में हुआ था? तो कोप्पम की लड़ाई किसके बीच में हुआ था? तो दोस्तों बताइए 25 का राइट आंसर क्या होगा, किसके बीच में हुआ था कोप्पम की लड़ाई? तो बिल्कुल सही, पश्चिम चालुक्य और चोल के बीच में हुआ था। दोस्तों प्रश्न संख्या 26 की तरफ चलते हैं। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तकोलम का युद्ध हुआ था। तो तकोलम का जो युद्ध हुआ था दक्षिण भारत का, वो किन किन के बीच में हुआ था? तो दोस्तों 26 का राइट आंसर क्या होगा बताइए? बिल्कुल सही है आपका, चोल एंड राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ था। किसके? चोल एंड राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ था। दोस्तों प्रश्न संख्या 27 की तरफ चलते हैं। चोल साम्राज्य को अंततः किसने समाप्त किया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा 27 का? बिल्कुल आप बताइए। बख्तियार खिलजी ने समाप्त किया था। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 28 क्या बोलता है कि निम्नलिखित में से किसका राज्य जैन धर्म मनाने वाले तथा जैन मंदिरों का निर्माण करने वाला धानंड्य व्यापारियों के लिए ख्यात था? तो दोस्तों 28 का राइट आंसर क्या होगा? चालुक्य होगा। क्या होगा? चालुक्य। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 29 क्या बोलता है कि निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण रानी लोक महादेवी द्वारा किया गया था? तो दोस्तों 29 का राइट आंसर क्या होगा? रानी लोक महादेवी द्वारा कौन से मंदिर का निर्माण कराया गया था? तो दोस्तों बताइए 29 का राइट आंसर क्या होगा? पट्टडकल का विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण कराया था। किसके? लोक महादेवी द्वारा। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चालुक्य की राजधानी क्या कहाँ थी? तो बताइए चालुक्य की राजधानी कहाँ थी? तो 30 का राइट आंसर क्या होगा? वातापी में जो कि थी चालुक्य की राजधानी। कहाँ पे थी? वातापी। दोस्तों हमने 30 क्वेश्चन कर लिए। अगर आप चैनल में नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए। आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन मैं आपके लिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो आपको शायद ही कहीं भी देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? तो बताइए 31 का राइट आंसर क्या होगा? सबसे महान शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पुलकेशिन द्वितीय जो था वो चालुक्य वंश का सबसे महान शासक था। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है? निम्न में से किस चीनी यात्री ने चालुक्यों के शासनकाल में चीन तथा भारत के संबंधों का विवरण दिया था? तो दोस्तों 32 का राइट आंसर क्या होगा? ह्वेनसांग ने। किसने? ह्वेनसांग ने एक ऐसा यात्री था, चीनी यात्री, जिसने चालुक्य के शासनकाल में चीनी और भारत के संबंध का विवरण दिया था। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 33 क्या बोलता है? निम्नलिखित में से किस वंश द्वारा प्राय महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे? तो दोस्तों 33 का जो राइट आंसर था वो क्या था आपका? चालुक्य। चालुक्य वंश में क्या महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्राप्त किए जाते थे। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 34 क्या बोलता है? किस राजवंश ने उत्तर भारत पर शासन नहीं किया था? तो बताइए इसमें से कौन थे जो उत्तर भारत में शासन नहीं किया था? तो दोस्तों 34 का जो राइट आंसर होगा वो आपका क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर है, में चालुक्य ही होंगे, क्योंकि आपको पता है राजपूत ही आपके ऊपर के ही थे। गुप्त साम्राज्य ने भी किया है, मौर्य साम्राज्य बिहार में किया ही है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 35 क्या बोलता है? निम्नलिखित में से किसके लिए कहा जाता है कि उसने शास्त्रार्थ में अनेक बौद्धों और जैन को पराजित किया तथा पल्लव राजा महेंद्र वर्मन को शैव धर्म में दीक्षित किया था? तो दोस्तों बताइए 35 का राइट आंसर क्या होगा? क्या होगा? अपर होगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 36 क्या बोलता है? मत विलास प्रहसन का लेखक कौन था? तो बताइए दोस्तों 36 का राइट आंसर क्या होगा? मत विलास प्रहसन का लेखक कौन था? कौन था? महेंद्र वर्मन था। कौन था? महेंद्र वर्मन। वही दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 37 क्या बोलता है? प्राचीन पतन एवं उनकी अवस्थिति के युग में कौन सा सही सुमिलित नहीं है? तो बताइए कौन सा सही नहीं है। तो पहला क्या है? अरिकमेडु कोरोमंडल। पहला क्या है? अरिकमेडु कोरोमंडल, बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है? नेल सिंध मालाबार, बिल्कुल सही है। तीसरा क्या है? मसलिया कोंकण। चौथा क्या है? कोलकी पांड्य देश। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका क्या होगा? मसलिहा कोंकण, जो कि ये मेल नहीं खाता है, बाकी सारे मेल खाते हैं, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 38 क्या बोलता है? अच्छा 38 फिर आपका मेल करने वाला है कि ये चारों में से कौन सा सही होगा। क्वेश्चन क्या बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन से पतन दक्षिण भारत के पश्चिम तट पर स्थित था? तो बताइए कौन सा पतन था जो दक्षिण भारत के पश्चिम तट पर था? तो पहला कावेरी पट्टनम है, दूसरा कोरके है, तीसरा मुशीरी है, चौथा तोंडी है। तो बताइए चारों में से कौन सा होगा? पहला ऑप्शन है 1 या 2, 2 या 3, 3 या 4 या 2 3 4। बताइए चारों ऑप्शन में से क्या होगा? तो दोस्तों 38 का जल्दी बताइए राइट आंसर क्या होगा?
मैं आपको बता दूँ 38 का जो होगा ये मुशीरी और तोंडी, ये दोनों क्या होगा, सही होगा। मतलब ऑप्शन जो आपका सी है, ठीक है, ये सही है 3 4। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या आपका 39 क्या है। पट्टिनम थे, पट्टिनम किसे कहते थे। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे फिर से ऑप्शन दिया हुआ है कि पहला क्या है, मंदिर और शहर को पट्टिनम कहते थे, औद्योगिक शहर को कहते थे, बंदरगाह शहर को कहते थे, या व्यापारिक केंद्र को कहते थे। तो बताइए दोस्तों पट्टिनम क्या था। तो 39 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा, जल्दी बताइए आप लोग। चलिए मैं आपको बता दूं, बंदरगाह शहर और व्यापारिक केंद्र ये दोनों ही क्या था, पट्टिनम थे। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा इसका भी क्या होगा, सी होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है, इदांगाई तथा वालांगाई थे। तो इदांगाई और वालांगाई क्या थे। तो बताइए 40 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा। मैं आपको बता दूं ये सामाजिक वर्ग थे, इदांगाई और वालांगाई। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि तीसरी शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था। तो वारंगल किसके लिए प्रसिद्ध था दोस्तों। तो बताइए 41 का राइट आंसर क्या होगा, वारंगल किसके लिए प्रसिद्ध था। तो ये लोहे के यंत्र और तथा उपकरण हेतु क्या थे, प्रसिद्ध था। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है, निम्नलिखित में से कौन शैव धर्म के सम्याचार्य थे। तो बताइए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला क्या है, नाथ मुनि, दूसरा माणिक वाचकर, तीसरा क्या है, समभद्रम और सुंदर। तो चारों में से कौन सा होगा दोस्तों बताइए। 42 का राइट आंसर क्या होगा। तो 42 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों ये क्या होगा, आपका चारों होगा, ठीक है। मतलब आपका नाथ मुनि भी होगा, मणिक वाचकर भी होगा, संबंदर भी होगा और सुंदर भी होगा। 1 2 3 4 चारों सही है। इट मीन्स क्या है, ऑप्शन आपका ए सही है। क्या सही है, ऑप्शन ए सही है, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या आपका 43 क्या बोलता है। 43 बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था। तो दोस्तों बताइए व्यापारियों का निगम जो था वो कौन सा था इनमें से। 43 का राइट आंसर जल्दी बताइए आप लोग, क्या होगा, मणिग्राम। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 44 क्या बोलता है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कुट को सही उत्तर चुनिए। चलिए चुनते हैं। पहला क्या है, चालुक्य मदुरई, दूसरा क्या है पल्लव कन्नौज, तीसरा क्या है हर्ष बादामी और चौथा क्या है पांड्या कांचीपुरम। तो बताइए इनमें से सही कौन सा है। तो दोस्तों जो आपका इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, 44 का जो राइट आंसर होगा, लगाइए आप कौन सा होगा, पांड्य कांचीपुरम, ठीक है भैया ये भी। दूसरा क्या है हर्ष बादामी, ये भी ठीक है। तीसरा क्या है, तीसरा आपका है पल्लव कन्नौज, ये भी ठीक है। चौथा क्या आपका चालुक्य मदुरई, ये भी ठीक है। अच्छा यहाँ पे सारा ठीक है लेकिन मैं यहाँ पे पढ़ नहीं पाया था। यहाँ पे बताना है कि पहले कौन फिर बाद में कौन फिर बाद में कौन। तो मैं आपको बता दूं, पहले ये आएगा 3, फिर 4 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 1 आएगा। तो दोस्तों ये कुछ मैचिंग है, तो आप ध्यान से देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है 3 4 2 1। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है, पांड्य राज्य की जीवन रेखा कौन सी नदी थी। तो बताइए पांड्य जो राज्य था उसका जीवन रेखा कौन सी नदी थी उनके लिए। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सी नदी होगी, वेंगी नदी होगी। कौन सी, वेंगी। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 46 क्या बोलता है कि पुलकेशिन प्रथम बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना है तो वर्ष होगा। तो बताइए कौन सा वर्ष होगा। अगर 465 को अगर आप विक्रम संवत में आप चेंज करते हो तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर आपका 601 होगा। क्या होगा, 601 होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है, 47 की तरफ चलते हैं। कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किसमें हुआ है। तो दोस्तों 47 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपका, ऐहोल के उत्कीर्ण लेख में क्या हुआ है, कवि कालिदास का विवरण हुआ है। दोस्तों 48 की तरफ चलते हैं। 48 क्या बोलता है, ऐहोल अभिलेख निम्नलिखित में से किस एक की कृति का विवरण देता है। तो दोस्तों 48 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपका, बिल्कुल सही आंसर आपका पुलकेशी द्वितीय होगा।
चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है 49, संस्कृत के कवि तथा नाटककार कालिदास का उल्लेख हुआ है, तो बताइए किसमें हुआ है। तो 49 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा आपका, पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में हुआ है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 50 क्या बोलता है कि एक चालुक्य का अभिलेख के तिथि अंकन में शक संवत का वर्ष 556 दिया है, तो इसका तुल्य वर्ष क्या होगा। तो बताइए तुल्य वर्ष क्या होगा। 50 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों जल्दी बताइए क्या होगा, 634 होगा। दोस्तों हमने हाफ सेंचुरी मार दिया है, अब हाफ सेंचुरी और रह रहा है, फिर हम शतक में लगाएंगे जीके में। तो बने रहिए लास्ट तक वीडियो के, आपको भी मजा आएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको शायद ही कहीं मिलेगा और ये पेपर में बहुत जल्दी मतलब बहुत तेज़ी से पूछता है। कोरोना वायरस से भी ज़्यादा फैला हुआ है साउथ का जीके, ठीक है। आपको जितना नॉर्थ से नहीं पूछेगा उतना साउथ से पूछेगा, तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। निम्न में से किस स्रोत में हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के युद्ध का वर्णन मिला है। तो बताइए कौन से स्रोत में मिला है। तो दोस्तों 51 का जो राइट आंसर होगा जल्दी बताइए क्या होगा। ऑप्शन देखिए, आप 4 ऑप्शन दिया हुआ है, वाणभट्ट कृषि कृत हर्षचरित्र, हर्ष का बासखेड़ा अभिलेख, पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख और हैनसांग का यात्रा विवरण। तो दोस्तों 4 ऑप्शन में से क्या होगा बताइए आप लोग। तो इसका जो राइट आंसर होगा बिल्कुल बताइए क्या होगा। इसका जो होगा क्या होगा, पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख, ठीक है, और हैनसांग का यात्रा विवरण। तो दोस्तों इसका जो होगा क्या होगा, सी होगा, 3 और 4। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है, चोल राजवंश द्वारा निर्मित बृहदेश्वर मंदिर में शिव का कौन सा रूप सर्वाधिक विशिष्ट है। तो दोस्तों 52 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा बताइए आप लोग, हरिहर टेम्पल। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 53 क्या बोलता है, विजयनगर साम्राज्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है। तो बताइए कौन सा सही है विजयनगर साम्राज्य के बारे में। तो दोस्तों 53 का राइट आंसर जल्दी बताइए क्या होगा आप लोग। इसका सही ये वाला होगा, ठीक है। राजसी आकृति मूर्ति अब मंदिरों में प्रदर्शित की जाती है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है, अगला प्रश्न बोलता है कि चोल शासक का नाम बताइए जिसने श्रीलंका के उत्तरी भारत पर विजय प्राप्त की थी। तो बताइए उत्तरी भारत पर विजय प्राप्त करने वाले चोल साम्राज्य का नाम, शासक का नाम क्या था। तो दोस्तों 54 का राइट आंसर क्या होगा, राजा राज प्रथम। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 9वीं शताब्दी या 9वीं शताब्दी ईसा पूर्व में निम्नलिखित में से किसके द्वारा चोल साम्राज्य की नींव डाली गई थी। तो दोस्तों 55 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा, विजय आल्य के द्वारा। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 56 क्या है, किस चोल राजा ने जल सेना प्रारंभ की थी। तो दोस्तों 56 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा, राजा राज प्रथम द्वारा क्या किया गया था, जल सेना प्रारंभ की गई थी। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है, चोल शासकों के समय बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात हुई है। तो बताइए सबसे अधिक क्या विख्यात हुई है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, नटराज शिव के कांस्य की मूर्ति। वहीं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चोल युग प्रसिद्ध था निम्न के लिए। तो बताइए चोल युग किसके लिए प्रसिद्ध था। तो दोस्तों आपका 58 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा बताइए आप लोग, ग्रामीण सभाओं के लिए प्रसिद्ध था। ये अभी ऊपर भी हमने क्वेश्चन किया था, चोल सिर्फ गांव में ही प्रसिद्ध था, गांव प्रशासनिक के लिए। दोस्तों 59 की तरफ चलते हैं। कांची का विख्यात कैलाशनाथ मंदिर किसने बनवाया था। तो दोस्तों 59 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा, नरसिंह वर्मन द्वितीय द्वारा बनाया गया था कांची का विख्यात कैलाश मंदिर। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 60 क्या बोलता है कि निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने नागपट्टनम में एक बौद्ध विहार के निर्माण में शैलेंद्र सम्राट मरविज्य योतुंग वर्मन के साथ सहयोग किया था। तो दोस्तों 60 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा बताइए आप लोग, बिल्कुल सही है, राजा राज प्रथम ही होगा। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 61 क्या बोलता है कि चोल काल के पेरुवली किसे निरूपित करते थे। तो दोस्तों 61 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा आपका, प्रमुख मार्ग के लिए। किसके लिए, प्रमुख मार्ग के लिए। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि चोल काल में कुर्रम क्या थे। तो कुर्रम क्या थे बताइए आप लोग। तो 62 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा आपका, मंदिर निर्माण शिल्पी था। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या होता है, चोल राज्य में निम्नलिखित प्रशासनिक इकाइयों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो बताना है इसमें आपका पहले कौन, फिर बाद में कौन, फिर बाद में कौन। चलिए 63 का जो राइट आंसर होगा जल्दी बताइए आप लोग, पहला कोट्टम होगा, उर्रू होगा या वाला नाडू होगा। ठीक है, तो 63 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा आपका,
देखिए पहले क्या होगा, वलानाडु होगा, फिर क्या होगा, कोट्टम होगा, फिर ओर होगा। इसका जो राइट आंसर क्या होगा आपका बी होगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है, प्राचीन भारत के राजवंश में चोल को ही महत्वपूर्ण समझा जाता था, तो इसका कारण क्या था, तो बताइए 67 का राइट आंसर क्या होगा आपका। इस वंश के शासन में अत्यंत प्रभावी स्वायत्त प्रणाली का होना, यही एक कारण था। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 68 क्या बोलता है कि नाना देशी क्या है, तो बताइए नाना देशी क्या है दोस्तों। तो नाना देशी दोस्तों बताइए आप लोग क्या है जल्दी। बिल्कुल सही है आपका, क्या है, यह एक व्यापारिक श्रेणी है, ठीक है, नाना देशी। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 69 क्या बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर चोलों से संबंधित नहीं है, तो बताइए चोलों से संबंधित कौन सा मंदिर नहीं है। तो दोस्तों जो सी है आपका, ये चोलों से संबंधित नहीं है, कैलाशनाथ। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 70 क्या बोलता है, 70 क्या बोलता है कि वह श्री विजय शासक जिसने राजा राज प्रथम के काल में अपने पिता द्वारा नागपटना में आरंभ किए गए बौद्ध विहार के निर्माण कार्य को पूरा किया, कौन था। तो बताइए 70 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा, इसका जो होगा आपका मारविजयोतुंग वर्मन होगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 71 क्या बोलता है कि किसके काल में गंगा कोंड चोलपुरम चोल साम्राज्य की राजधानी बनी। तो दोस्तों 71 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपका, राजेंद्र के काल में। किसके काल में, राजेंद्र के काल में। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि निम्नलिखित में से किस चोल शासक की उपाधि पंडित चोल थी। तो बताइए पंडित चोल कौन से चोल शासक की उपाधि थी। तो दोस्तों 72 का जो राइट आंसर होगा वो आपका क्या होगा, राजेंद्र प्रथम की। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि किस चोल शासक के विषय में कहा जाता है कि उसकी हत्या क्रुद्ध भीड़ ने कर दी थी, ठीक है। तो बताइए कौन सा 73 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा आपका, अधिराजेंद्र की हत्या एक बहुत बड़ी भीड़ ने कर दी थी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि निम्नलिखित राजाओं में से किसने खंबात में एक मस्जिद के जीर्णोद्धार के लिए अपनी निजी कोष से 1 लाख बलोत्रा का अनुदान किया था। तो दोस्तों 74 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा आपका, जय सिंह सिद्धराज द्वारा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि चोल काल में राशि के रूप में संग्रह किए जाने वाले भूमि राजस्व को किस में मापते थे। तो दोस्तों 75 का जो राइट आंसर होगा वो आपका क्या होगा, कलम। किसमें, कलम में मापते थे। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 76 क्या बोलता है कि चोल स्थानीय स्वशासन के लिए उत्तरदायी समितियों के सदस्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो बताइए इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ए होगा, ये मतदान द्वारा चुने जाते थे, ये सही नहीं है। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या होता है 77 की तरफ चलते हैं। वातापी किसकी राजधानी थी। तो दोस्तों वातापी किसकी राजधानी थी बताइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर जो होगा वातापी चालुक्य की राजधानी थी। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी 6वीं-12वीं शताब्दी दक्षिण भारत का राज्य एवं उसकी राजधानी है, ये राजधानी जो कि सम्मिलित इसमें से नहीं है। तो बताइए 78 का जो क्वेश्चन है आप पढ़ सकते हैं। तो इसका जो देख सकते हैं कि पहला क्या है, पल्लव जो है वो कांचीपुरम है, तो बिल्कुल सही है, पल्लव कांचीपुरम ही था। दूसरे की बात करें अगर पांड्य तो मदुरई, ये भी सही है। होयसाल दार समुद्र, ये भी सही है। चोल तंजौर, ये भी सही है, ठीक है। बात करें सी की तो ये गलत है क्योंकि चैर की राजधानी पुंडुचेरी नहीं थी। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है, गांवों के शासन को स्वायत्तशासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया था। तो दोस्तों 79 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपका, द्रविड़ ने किया था। किसने किया था, द्रविड़ ने। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक चोल से सेना का भाग नहीं था। तो बताइए इसमें से कौन सा जो था चोल सेना का भाग नहीं था। तो दोस्तों 80 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, रथ जो है चोल सेना में नहीं था। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि श्री वल्लभ उपाधि किसकी विशिष्टता थी। तो दोस्तों 81 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा आपका, चालुक्यों की। किसकी, चालुक्य की एक विशिष्ट उपाधि थी। दोस्तों प्रश्न संख्या 82 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस एक चोल शासक ने रामानुज को उत्पीड़ित किया था तथा उन्हें अपने राज्य से बाहर निकाल दिया था।
तो दोस्तों 82 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा बताइए आप लोग। कुलोतुंग सेकंड को। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 83 क्या बोलता है कि निम्नलिखित में से किसकी उपाधि त्याग समुद्र था। तो दोस्तों 83 का राइट आंसर क्या होगा आपका। विक्रम चौल का जो उपाधि था वो क्या था, त्याग समुद्र था। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि चोल राजाओं के स्नानागार एवं भोजनालय का प्रबंध कौन देखता था। तो दोस्तों 84 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा आपका, बताइए क्या होगा। स्त्रियों तथा पुरुषों दोनों द्वारा क्या करता था, देखा प्रबंध किया जाता था। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 85 क्या बोलता है, वह कौन चोल नरेश था जिसके शासन काल में तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया गया था। तो दोस्तों 85 का राइट आंसर क्या होगा बताइए। 85 का जो दोस्तों राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपका, राजा राज प्रथम होगा। क्या होगा, राजा राज प्रथम। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 86 क्या बोलता है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर चोलों से संबंधित नहीं था। तो कौन सा, कैलाशनाथ जो तो चोलों से संबंधित नहीं था। ये क्वेश्चन तो अभी पहले भी किया था हमने। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। वह श्री विजय शासक जिसने राजा राज प्रथम के काल में अपने पिता द्वारा नागपटना में आरंभ किए गए। ये भी क्वेश्चन किया हुआ है, इसका भी आंसर यही होगा ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किसके काल में, ये भी किया हुआ है भाई क्वेश्चन, सब सेम क्वेश्चन आ रहा है। निम्नलिखित मंदिरों में से किस एक का संबंध चोलों से है। तो दोस्तों 89 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा आपका, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर जो है वो किससे संबंध है, चोलों से संबंध है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 90 बोलता है, किस चोल शासक के विषय में कहा जाता है कि उसकी हत्या क्रुद्ध भीड़ ने कर दी। क्या बात है भाई, सारे क्वेश्चन सेम मैचिंग हो रही है। ये भी पढ़ रखा हमने, एडिटिंग खराब हो गई है। निम्नलिखित में से कौन चोल के सिक्कों पर उत्कीर्ण नहीं था। तो दोस्तों 91 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा आपका, चोलों के सिक्कों पर क्या उत्तीर्ण नहीं था। तो बिल्कुल हाथी नहीं था। क्या नहीं था, हाथी। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 92 क्या बोलता है कि प्राचीन भारत में योद्धेय कौन थे। तो योद्धेय कौन थे। तो दोस्तों 92 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा आपका, एक गणतांत्रिक जनजाति थे। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है, निम्नलिखित में से कौन गंगैकोंड विरुद्ध से सम्मानित था। तो दोस्तों 93 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपका, राजेंद्र प्रथम। क्या होगा, राजेंद्र प्रथम। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि चोल देशों में वीर पतनों का तात्पर्य था। तो वीर पतनों का जो तात्पर्य था वो किससे था। तो दोस्तों 94 का जो राइट आंसर होगा वो आपका क्या होगा, वीर वलंजू व्यापारियों की बस्तियों से था। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 95 क्या बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन परागमन शुल्क समाप्त करने के कारण सुंगन दविवर्त विरुद्ध से सम्मानित था। तो दोस्तों 95 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपका, कुलोतुंग प्रथम। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 97 क्या बोलता है, निम्नलिखित में से कौन चोल राजा नहीं था। तो इसमें बताइए कौन सा ऐसा था जो चोल राजा नहीं है। तो दोस्तों 97 का जो राइट आंसर होगा वो आपका क्या होगा, कोकीकल विक्रमादित्य। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है, 98 बोलता है कि किसके शासन काल में महिलाओं को उच्च पदों पर नियुक्त की जाती थी। दोस्तों ये फिर से रिपीट क्वेश्चन है, तो ये कौन सा राइट आंसर होगा, हमने कराया था चालुक्य। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 97 फिर से कहाँ से आ जाए भाई, 98 तो हो ही गया। 99, प्रसिद्ध संस्कृत लेखक दंडिन किसकी सभा को अलंकृत करते थे। तो दोस्तों 99 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा आपका, बिल्कुल सही है आपका क्या, पल्लव होगा। दोस्तों इस वीडियो के आखिरी क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, 100 क्वेश्चन लगभग है नहीं, फिर भी आप इसे 100 समझ के और अच्छे से सारे क्वेश्चन को, अगर अभी समझ नहीं आया हो तो दोबारा एक बार रिपीट कर लीजिएगा ताकि सारे याद हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि निम्नलिखित में से किस पल्लव राजा की उपाधि राज सिंह थी। तो दोस्तों 100 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा, नरसिंह वर्मन सेकंड की जो उपाधि थी वो क्या थी, राज सिंह थी। तो आज मैं आपको अप्रॉक्स 100 क्वेश्चंस करा चुका हूँ। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी क्वेश्चंस के साथ। मैं आपको बता दूं जैसे जैसे मैं क्वेश्चन लेके आता हूँ शायद ही कोई ऐसे क्वेश्चन आपके लिए लाता होगा।
ठीक है। और कम समय में मैं ज़्यादा क्वेश्चन डील करने की कोशिश करता हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को बस यार तुम्हें पता ही है क्या करना है, सब्सक्राइब करो, ख़त्म करो। चलो जय हिंद।